coming to the second part of this chapter, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन आप तो जानते ही होंगे, इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से लंग्स के अंदर आती है, और एक्सपिरेशन में क्या होगा, एल्विलर एयर जो प्रेजेंट है लंग्स के अंदर उसको बाहर जाना होता है। ठीक है, अब जो ये मूवमेंट है इनटू द और आउट ऑफ द लंग्स वाला, ठीक है, तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट किस किस के बीच में होगा, लंग्स के और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। अब इंस्पिरेशन कब होता है, इंस्पिरेशन तब होता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इंस्पिरेशन कब होता है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, लंग्स के अंदर जो प्रेशर प्रेजेंट है वो कम है और बाहर क्या है, ज़्यादा प्रेशर है, तो हाई टू लो। ये प्रेशर ग्रेडियंट, इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हवा बाहर से अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से क्या हो जाता है, इंस्पिरेशन हो जाता है। और इसका जस्ट रिवर्स आप सोचेंगे कि एक्सपिरेशन कैसा होता है, तो बिल्कुल इसका रिवर्स है। उसमें क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एक्सपिरेशन हो जाता है। अब इसमें ये दिया है कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि ये यहाँ से देयर इज़ ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ इंस्पिरेशन के दौरान नेगेटिव प्रेशर एग्जिस्ट करता है लंग्स के अंदर। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इंस्पिरेशन में क्या चीज़ है जो मदद करती है, तो डायफ्राम और स्पेशलाइज मसल्स का सेट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट था, इनको इस प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट कराने में इनका काम होता है, किसका, डायफ्राम का और स्पेशलाइज सेट्स जो मसल्स की सेट, जो स्पेशलाइज सेट है मसल्स का। ठीक है, इंस्पिरेशन इनिशिएट होता है जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होगा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने पर थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ रहा है तो प्रेशर क्या होगा विद इन द लंग्स, इट विल गेट डिक्रीजेस। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप। अब इसमें जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इससे क्या होता है, रिब्स बाहर की तरफ होने लगती है, तो पल्मोनरी वॉल्यूम में क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। साथ साथ स्टर्नम भी क्या हो जाता है, रिब्स के साथ साथ स्टर्नम भी क्या होता है, रिब्स लिफ्ट अप हो जाता है बाहर की तरफ, जिससे वॉल्यूम क्या हो जाती है, थोरैसिक चैम्बर की इंक्रीज़ हो जाता है इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। अब इसमें ये देख सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कैसे हो रहा है, जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब रिब्स में होगा तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में हो जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होता है, जिससे रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप हो जाते हैं, उससे क्या होगा, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम, थोरैसिक चैम्बर के जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम में भी सिमिलर इंक्रीमेंट होगा। इस पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर अंदर प्रेजेंट है, जो प्रेशर अंदर है वो कम है और जो बाहर प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या होगा, जो बाहर की एयर है वो अंदर चली जाती है इनटू द लंग्स ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। अब जब डायफ्राम के अंदर रिलैक्सेशन होता है, या फिर जब डायफ्राम और स्टर्नम में क्या होता है, जब रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का। ठीक है, रिलैक्सेशन किस में हो रहा है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स में। तो इससे क्या होगा, डायफ्राम और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं, जिससे पल्मोनरी वॉल्यूम एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम, तो इससे क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम जैसी थी वैसी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्स होने से डायफ्राम और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम, और इससे क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो जाता है एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। वही तो मैं कह रही हूँ, ये कैसे
यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई थी। यहाँ से क्या होगा, जब रिलैक्सेशन होगा तो यहाँ से थोरैसिक वॉल्यूम और साथ साथ पल्मोनरी वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम में कम, दैट मीन्स प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, स्लाइटली अबव हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे जो एयर प्रेजेंट है लंग्स के अंदर वो क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, दैट मीन्स एक्सपिरेशन हो जाएगा। हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, और इसका काम करने के लिए हमारे एब्डोमेन के अंदर एडिशनल मसल्स प्रेजेंट होती है। एवरेज एक ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो 12 to 16 टाइम्स वो पर मिनट ब्रीथ करता है, ठीक है। पर मिनट 12 से 16 बार ब्रीथ कर लेता है, ठीक है। और जो एयर की वॉल्यूम जो इन्वॉल्व है ब्रीदिंग मूवमेंट में उसको एस्टिमेट किया जा सकता है बाय द स्पायरोमीटर, और जिसकी क्लिनिकल असेसमेंट में पल्मोनरी फंक्शन में मदद करते हैं। बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी इसकी। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो वॉल्यूम एयर की इंस्पायर्ड की जा रही है फिर एक्सपायर्ड की जा रही है, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान की बात हो रही है कि कितना वॉल्यूम इंस्पायर किया जा सकता है या फिर कितना वॉल्यूम एक्सपायर किया जा सकता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। अप्रॉक्स बात करें तो 500 ml होता है इसका, और हेल्दी मैन एक्सपायर कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। कितनी बार करते हैं, 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर एक हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ आउट करता है, और 500 ml एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में होता है। तो 12 से 16 में कितना हो जाएगा, 6000 to 8000 ml, ठीक है। फिर बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फोर्सिबली इंस्पिरेशन के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा, वो एडिशनल वॉल्यूम एयर की जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मैं एक तो नॉर्मल मेरा जो है टाइडल वॉल्यूम बहुत आसानी से मैं जो एयर को इंस्पायर कर रही हूँ फिर एक्सपायर, वो मेरी टाइडल वॉल्यूम। फिर उसके बाद एक आता है बहुत खींचने के बाद जो हम ले रहे हैं तो हो गया वो फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ठीक है। बहुत खींचने के बाद फोर्सिबल इंस्पिरेशन, तो वो एडिशनल वॉल्यूम जो मैं एक्स्ट्रा ले पा रही हूँ उसको क्या कह रहे हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे हैं। इसको कितना हुआ है, 2500 ml से 3000 ml तक। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि मैं कितना एक्सपेल्ड आउट कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा कितना एक्सपेल्ड आउट कर सकती हूँ, तो वो एडिशनल वॉल्यूम। तो इसमें आ जाएगी 1000 से 1100 ml, ठीक है। फिर उसके बाद आती है रेसिडुअल वॉल्यूम वो एयर है जो रिमेन्स जो रह जाती है लंग्स के अंदर। अगर फोर्सिबली एक्सपायर भी करना चाहूँ, मैं बहुत ज़्यादा हवा को मैं बाहर भी निकालना चाहूँ, लेकिन ऐसे कंडीशन नहीं आती कि मैं बिल्कुल सारी हवा जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है उसको मैं बाहर फेंक सकती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी हवा होती है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट रह जाती है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, उसको नहीं निकाल सकते। इवन आफ्टर डेथ ये नहीं बाहर निकल सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बाहर निकल जाती है एक लिविंग ह्यूमन में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इससे क्या होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम से अगर एक लिविंग ह्यूमन बीइंग अगर इसको निकाल दे तो उसके लंग्स क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो लंग्स कोलैप्स ना हो, इसी वजह से ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या रहती है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। बात करें कितनी होती है तो 1100 ml से 1200 ml तक ये होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम काफ़ी सारी पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमें ऊपर डिस्क्राइब की गई है। सबसे पहली बात करते हैं इनमें हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि टोटल वॉल्यूम पर्सन कितना इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एक तो मैं टीवी ले सकती हूँ, दैट मीन्स टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल है। फिर साथ साथ मैं आईआर भी ले सकती हूँ, एक्स्ट्रा एडिशन वॉल्यूम ले सकती हूँ। तो ये सारी क्या हुई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी वही कि टोटल वॉल्यूम जो मैं एक्सपायर कर सकती हूँ नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। तो इसमें कितनी क्या आ जाएगी, आपकी टाइडल वॉल्यूम आ जाएगी। हाँ, मैं टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल सकती हूँ और साथ साथ एक एडिशनल वॉल्यूम को मैं बाहर निकाल सकती हूँ जो कि ERV थी। तो ये क्या हो गई, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई। फिर उसके बाद आती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या हो जाता है, फंक्शनल रेसिडुअल की जो लंग्स के अंदर रह जाती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, बाहर निकाली हवा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ हवा उसके अंदर ही रह जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली ERV रह जाएगी क्योंकि नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है। ERV कब निकलती है, जब आप फोर्सिबली एक्सपायर करते हैं। तो ERV तो लंग्स के अंदर रह गई ना, क्योंकि आपने क्या किया है, नॉर्मल एक्सपायर किया है। तो जो ERV है वो तो अंदर ही है, आप हाँ उसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आपने नॉर्मल एक्सपायर किया है तो वो
ERV क्या है, एक्स्ट्रा जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो आपके लंग्स के अंदर ही रह जाएगी, और साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम तो है ही। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हम बात करें तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम लंग्स के अंदर रह जाती है उसको क्या कहा गया है, ERV प्लस RV। फिर बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की, तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर की जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्सिबली उसने एक्सपायर किया, फिर उसके बाद वो कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम को एक्सपायर किया कर सकता है। अब आप एक बात बताइए, फोर्सिबली आपने एक्सपायर किया है, ठीक है, दैट मीन्स आपने फोर्सिबली एक्सपायर किया है, तो ERV बाहर गई हो, तो आप अंदर कितनी ले सकते हैं, जो आपने फोर्सिबली बाहर निकाली उसको अंदर ले सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर ERV भी होगी, ठीक है। जितना आपने बाहर निकाला है फोर्सिबली एक्सपायर करके, उतना ही आप अंदर ले सकते हैं। तो फोर्सिबली एक्सपिरेशन के बाद जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम आप अंदर ले सकते हैं वो होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। तो जितनी मैंने बाहर निकाली मैं उतनी अंदर ले सकती हूँ, दैट मीन्स ERV होगी इसके अंदर, प्लस TV होगी इसके अंदर, प्लस IRV होगी, ठीक है। या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम एयर की जो पर्सन, दिस इंक्लूड ERV, TV एंड IRV और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम पर्सन ब्रीथ आउट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। फिर उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर क्या आ जाएगी, जो टोटल वॉल्यूम है एयर का जो लंग्स के अंदर एकोमोडेट है एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्सिबली इंस्पायर किया फिर उसके बाद क्या है, कितनी वॉल्यूम एयर की एकोमोडेट है, फोर्सिबली इंस्पायर किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाती है RV जो कि रहती है, ERV है, TV है एंड IRV। और वाइटल कैपेसिटी इसको क्या कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आ जाता है, टोटल वो वॉल्यूम एयर की जो लंग्स के अंदर एकोमोडेट होती है एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्सिबली इंस्पायर करने के बाद कितना वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम का टोटल कितना लंग्स के अंदर एकोमोडेट कर जाता है। तो इसके अंदर RV प्लस ERV प्लस TV एंड IRV।